अगर आप भी दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे या फिर हैदराबाद जैसे किसी बड़े शहर में रहते हैं तो पिछले 1-2 सालों में आपने अपनी जेब पर एक बहुत बड़ा झटका महसूस होते हुए देखा होगा और वो झटका है लगातार बढ़ता हुआ मकानों का किराया। मेट्रो शहरों में किराया 20% से लेकर 40% तक बढ़ चुका है। ऐसे में हर महीने जब अपनी गाड़ी कमाई का 25 से 30 हजार रुपए मकान मालिक के खाते में ट्रांसफर हो जाता है तो दिल में एक अजीब सा दर्द होता है और हमारे दिमाग में तुरंत ख्याल आता है कि यार इतने रुपए हर महीने किसी और की प्रॉपर्टी पर लुटाने से बेहतर है कि मैं खुद का घर खरीद लूं। कम से कम जो ईएमआई जाएगी उससे एक दिन घर तो मेरा अपना होगा। लेकिन क्या सच में घर खरीदना हमेशा फायदे का सौदा होता है या फिर अपना घर होने का जो ये जज्बाती फैसला है हमें जिंदगी भर के लिए कर्ज के दलदल में धकेल देता है। चलिए किराए और ईएमआई के इस खेल को रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल कैलकुलेटर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल हमारे समाज में बचपन से ही एक बात दिमाग में फिट कर दी जाती है कि किराया देना पैसे की बर्बादी है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, क्योंकि दुनिया भर के बड़े बड़े सीए और वेल्थ मैनेजर्स घर खरीदने या किराए पर रहने के लिए एक यूनिवर्सल कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं जिसे कहते हैं प्राइस टू रेंट रेशो। इसे निकालना बेहद आसान है। प्राइस टू रेंट रेशो इज इक्वल टू मकान की कुल वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है डिवाइडेड बाय उस मकान का कुल सालाना किराया। अब इसका पैमाना क्या है? अगर स्कोर 15 या उससे कम है इसका मतलब है कि उस इलाके में प्रॉपर्टी की कीमतें किराए के मुकाबले कम है। यहाँ आपको बिना सोचे तुरंत घर खरीद लेना चाहिए। वहीं स्कोर 16 से 20 के बीच है तो ये ग्रे एरिया है। यहाँ आपको अपने बजट और नौकरी की स्थिरता को देखकर ही फैसला करना चाहिए। और तीसरा स्कोर अगर 21 से ज्यादा हुआ तो इसका साफ मतलब है कि प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है और उसका किराया बहुत कम है। यहाँ घर खरीदना आपको भारी घाटे का सौदा हो सकता है, इसलिए किराए पर ही रहना फायदेमंद रहेगा। अब इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश भी कर लेते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली या बेंगलुरु में 50 लाख का एक फ्लैट देख रहे हैं जिसका जो मंथली रेंट है वो 20,000 रुपए है। तो अगर यहाँ हम प्राइस टू रेंट रेशो निकालेंगे तो सालाना किराया जो हमारा हुआ 20,000 इंटू 12 यानी कि 2,40,000 रुपए। अब रेशो कैसे निकालेंगे? 50 लाख डिवाइडेड बाय 2,40,000 जो बना हमारा 20.8। ठीक है, चूंकि रेशो जो है वो 21 के करीब है इसलिए गणितीय रूप से यहाँ किराए पर रहना आपको ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ जो प्रॉपर्टी के दाम है वो किराए से बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन क्यों? इसको भी आप एक खर्चों के कैलकुलेशन से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप बेंगलुरु या नोएडा में 80 लाख का एक शानदार 2 BHK फ्लैट देख रहे हैं। केस 1 हम मान लेते हैं आपने घर खरीदा है। ठीक है, घर की कीमत है 80 लाख रुपए। रजिस्ट्री, स्टैंप ड्यूटी और ब्रोकरेज मिलाकर ये घर आपको पड़ेगा लगभग 85 से 86 लाख रुपए के बीच। मान लेते हैं कि आपके पास डाउन पेमेंट के 25% अमाउंट आपके पास पड़ा है, यानी कि करीब 21 लाख रुपए आपकी जेब में है। बाकी के बचे हुए आप क्या करेंगे? 64 लाख रुपए आप उसका होम लोन लेंगे। आज के समय में एवरेज जो ब्याज दर है होम लोन पर 8.5% मान लेते हैं और जो इसका ड्यूरेशन मान लेते हैं टेन्योर 20 साल। आपकी जो महीने की ईएमआई आएगी करीब 55,540 रुपए के करीब। इसके अलावा हर महीने सोसाइटी मेंटेनेंस का 3,000 रुपए अलग से आपको देना होगा, यानी आपकी जेब से जो कुल खर्च हो जाएगा इस मकान के लिए लगभग 58,500 रुपए। ठीक है, वहीं केस बी में अगर आप उसी घर को किराए पर ले लेते हैं, यानी 80 लाख के फ्लैट का जो मासिक किराया आज के मार्केट हिसाब से होगा लगभग 25,000 रुपए। यानी घर खरीदने पर जहां आपको जेब से हर महीने 58,500 रुपए देने पड़ रहे थे, वहीं किराए पर रहने पर आपको सिर्फ 25,000 रुपए का खर्च आ रहा है। जो आपकी बचत हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 58,500 माइनस 25,000 यानी कि 33,500 रुपए की यहाँ पर आपको सीधी बचत हो रही है। इसके अलावा जो 21 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट और रजिस्ट्री में एक झटके में फंसाने वाले थे वो पूरे पैसे आपके पास कैश बचे हुए हैं। अगर आप इन्हें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा जिससे आप अपना रेंट आसानी से चुका सकते हैं। यही फॉर्मूला है अक्सर ज्यादातर जो फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने और रेंट पर रहने की सलाह देते हैं। आज की तारीख में आपको हम कई प्रोफेशनल्स देखने को मिलेंगे जो ऐसा ही कर रहे हैं। वो मनचाही प्रॉपर्टी में रेंट पर रहते हैं और जो उनकी सेविंग्स है उस पर वो इंटरेस्ट कमाते हैं और इंटरेस्ट से ही किराया भरते हैं, यानी जिंदगी में नो टेंशन। ऐसे ज्यादातर मामलों में लोगों के पास अपनी एक एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी होती है जिसे वो आगे भविष्य के लिए सेफ्टी के तौर पर रखते हैं और खुद ईएमआई और लोन के जाल में नहीं फंसते। अब आप सोचेंगे कि किराएदार बनकर हर महीने
33,500 रुपए भी बचा लिए, डाउन पेमेंट के 21 लाख रुपए बचा लिए, लेकिन अपने सर पर तो छत बन ही नहीं पाई, क्योंकि किराए का घर आज नहीं तो कल छोड़ना ही पड़ेगा। जबकि 20 साल बाद लोन चुकाने के बाद अपने सर पर कम से कम छत तो होती। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मकान की कीमत हर साल 6% की रफ्तार से बढ़ रही है, तो 20 साल बाद उस 80 लाख के जो फ्लैट की कीमत बढ़कर हो जाएगी लगभग 2.5 करोड़ रुपए। यानी घर खरीदने वाले के पास 20 साल बाद 2.5 करोड़ की एक एसेट होगी। अब बात करते हैं दूसरी तरफ किराए पर रहने वाले की। अगर उस किराएदार ने वो 21 लाख रुपए इंडेक्स म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी में लमसम भी इन्वेस्ट कर दिया और जो हर महीने उसको 33,500 रुपए की बचत हो रही थी, उसको भी उसने एक SIP शुरू करवा दी, तो अगर हम म्यूचुअल फंड का एक सामान्य और सुरक्षित रिटर्न भी देखें सालाना, वो 12% के आसपास आता ही है। किराए में हर साल अगर हम 7% की बढ़ोतरी भी देख लेते हैं, तो जानते हैं 20 साल बाद उस किराएदार के म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होगी, लगभग 4 करोड़ 20 लाख रुपए। अब आप खुद फैसला कीजिए, एक तरफ 20 साल की स्ट्रेसफुल EMI के दबाव के बाद 2.5 करोड़ की आपने एक प्रॉपर्टी बनाई, दूसरी तरफ पूरी आजादी के साथ रहने के बाद आपने 4 करोड़ 20 लाख रुपए का लिक्विड कैश बैलेंस बनाया। तो आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब है कि हमें घर बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए? तो हम कहेंगे ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। घर खरीदना सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता, बल्कि ये परिवार को एक इमोशनल सिक्योरिटी और आपको एक मानसिक शांति भी देता है। इसलिए घर तभी खरीदे जब आप उस शहर और उस कंपनी में अगले 7 से 10 साल तक रुकने वाले हैं। अगर आपकी जॉब ट्रांसफरेबल है तो आप घर कभी मत खरीदिए। दूसरा, आपकी होम लोन की जो EMI है आपकी कुल इन हैंड मंथली सैलरी के 35 से 40% से ज्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और EMI 55,000 रुपए आ रही है, तो आप बहुत बड़े वित्तीय संकट में फंस सकते हैं। तीसरा, डाउन पेमेंट का इंतजाम जब तक ना हो आप घर खरीदने की ना सोचें। अगर आपके पास घर की कीमत का कम से कम 20 से 25% डाउन पेमेंट कैश में नहीं तैयार है, तभी घर लेने की सोचे, वरना बिल्कुल ना सोचे। डाउन पेमेंट के लिए पर्सनल लोन या गोल्ड लोन लेने की गलती तो बिल्कुल भी भूल कर ना करें। तो कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे मेट्रो शहर में हैं जहां प्राइस टू रेंट रेशो 21 से ऊपर जा चुका है, तो वहां किराए पर रहना और बचे हुए पैसों को समझदारी से इन्वेस्ट करना आपको ज्यादा अमीर बनाएगा। लेकिन अगर आपको सामाजिक सुरक्षा और खुद की छत की मानसिक शांति चाहिए, तो बजट के अंदर रहकर घर खरीदना भी गलत नहीं है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए TV9।